अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना जो लेक्चर था टेस्टिंग से रिलेटेड पढ़ रहे थे। प्रीवियस हमने टेस्टिंग से रिलेटेड थोड़ा सा जो है वो रिव्यू किया था कि वेरिफिकेशन क्या होती है, वैलिडेशन क्या होती है, एम ऑफ टेस्टिंग क्या होती है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी डिज़ाइन ऑफ टेस्ट केसेस। डिज़ाइन ऑफ टेस्ट केसेस से लेकर आगे फंक्शनल स्ट्रक्चरल वर्सेस मतलब डिफरेंट टाइम की टेस्टिंग के तरीकाकार आएंगे कि कैसे हम अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको किस किस वे से टेस्ट करते हैं। जी, डिज़ाइन ऑफ टेस्ट केसेस। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट एनी नॉन ट्रिवियल मतलब कोई भी गैर मामूली सिस्टम की is impractical due to the fact that domain of input data values to most practical software system is either extremely large or finite। ठीक है, वो ये है कि जब तक हम उसकी जो इनपुट डाटा की उसको प्रैक्टिकली एक्चुअली ना परफॉर्म कर ले तब तक वो एक प्रॉपर सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो हमें ये टेस्ट केस लाजमी डिज़ाइन करने पड़ते हैं। Therefore, we must design an optional test suite that is of reasonable size। सो यहाँ पे ये है कि जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं ऑप्शनल टेस्ट सूट के लिए वो क्या है, रीज़नेबल साइज होना चाहिए एंड कैन अनकवर एज मैनी एरर्स एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम एज पॉसिबल। और जो भी हम टेस्ट सूट बना रहे हैं, टेस्ट केस बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, वो जितना हो सके एरर्स फ्री होना चाहिए। एक्चुअली इफ़ टेस्ट केसेस आर सिलेक्टेड रैंडमली, अगर हम टेस्ट केसेस को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं मतलब कोई भी टेस्ट केस उठाया और अप्लाई कर दिया, ब्लैक बॉक्स है, वाइट बॉक्स है, कोई भी उठाया और अप्लाई कर दिया, मैनी ऑफ दीज रैंडमली सिलेक्टेड टेस्ट केसेस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट सूट। सो मे बी वो आप अच्छा इम्पैक्ट ना जनरेट करे, सिग्निफिकेंट ना हो, तो हमने ऐसे रैंडमली नहीं उठाना होता। Such as they do not detect any additional defects not already being detected by other test cases in the suite. Thus, the number of random test cases in a test suite is in general not an indication of effectiveness of the testing. In other words, अगर इसको दूसरे वर्ड में ये बयान करना चाहें तो क्या होता है, टेस्टिंग अ सिस्टम, हम एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं यूजिंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब कि डिफरेंट लार्ज टेस्ट केसेस के बेस पे उसको चेक कर रहे हैं, दैट आर सिलेक्टेड एट रैंडम डज नॉट गारंटी दैट ऑल और इवन मोस्ट ऑफ एरर्स इन द सिस्टम विल बी अनकवर्ड। सो रैंडमली में ये है कि हम इसमें श्योर नहीं है कि उसमें जो एरर्स कवर हुए हैं या फिर नहीं हुए। Consider the following example code segment which finds the greater of two integer value x and y। दिस कोड सेगमेंट है सिंपल प्रोग्रामिंग एरर। यहाँ पे देखिए जी, ये सिंपल प्रोग्रामिंग एरर है इफ x ग्रेटर देन है y से। ठीक है, तो यहाँ पे कह दिया कि मैक्स इज इक्वल टू x है। कैसे पता चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रही कैसे मैक्स इज इक्वल टू x है। और यहाँ पे भी देखें एल्स में क्या दे दिया जी, मैक्स इज इक्वल टू x है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे y होता तो समझ आता। अब दोनों में एरर आ गया ना कि मैक्स इज इक्वल टू x रखा हो, यहाँ भी मैक्स इज इक्वल टू x रखा हुआ है। हालांकि आप कंपैरिजन करें x ग्रेटर देन है y से और यहाँ पे x में करी जा रही है, इधर भी यही, तो यहाँ पे एरर जनरेट जो है वो हो जाएगा। फॉर दी अबव कोड सेगमेंट द टेस्ट सूट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, x is equal to 2 and y is equal to 3, let's suppose, can detect the error where is the largest suit, x is equal to 3, y is equal to 2, x is equal to 4, y is equal to 3, x is equal to 5 and y is equal to 1 does not detect the error। ठीक है, ये यहाँ पे जो एरर एक्चुअली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा लेकिन यहाँ पे आएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 कह रहे हैं और y इज इक्वल टू 3 कह रहे हैं, तो इसमें एरर डिटेक्ट होगा लेकिन इस सूरत में डिटेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। सो इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट दी larger test suite would always detect more errors than a smaller one। ठीक है, लार्जर टेस्ट सूट जो है उसमें हम ज्यादा एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बजाय इसके कि स्मॉलर वन हो। तो ये आपका स्मॉलर वन है, तो ये बता रहे हैं कि ज्यादा वैल्यू में से हम इजीली एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं।
unless of course the larger test suite has also been carefully designed. This implies that test suite should carefully design then picked randomly. Therefore, systematic approach should be followed to design an optimal test suite. So हम कोई भी suitable हमें जो लगेगा इसके लिए करना चाहिए correct version वो हम use कर लेंगे, वो वाली systematic approach use कर लेंगे. In an optimal test suite, each test case is designed to detect different errors. So हर जो आपके टेस्ट केसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एरर्स को डिटेक्ट करने के काम आते हैं. हाँ जी, यहाँ पे अब आती हैं टेस्टिंग की टाइप्स. फंक्शनल टेस्टिंग वर्सेस स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. फंक्शनल टेस्टिंग देखें जी, इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अप्रोच टेस्ट केस आर डिजाइंड यूजुअली ओनली द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की ऐसी अप्रोच है जिसमें हम जो टेस्ट केसेस डिज़ाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस फेस के ऊपर करते हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, सिर्फ फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को यूज़ करते हैं. देखिए, ब्लैक बॉक्स के नाम से ही पता चल गया कि हम बॉक्स के बाहर से देख सकते हैं लेकिन अंदर नहीं देख रहे. ठीक है, हम उसकी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को देख रहे हैं, एक्चुअली इसका कोड को व्यू नहीं कर रहे. Such as without any knowledge of the internal structure of the software. मैंने वही भी बात बता दी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर व्यू कर रहे हैं लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर का कैसा है उसको नहीं देख रहे, ना उसको हमें कोई भी समझ है. फॉर दिस रीजन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज नाउन एज फंक्शनल टेस्टिंग. सो इसी वजह से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, वाइट बॉक्स टेस्टिंग approach designing test cases required through knowledge about the internal structure of software and therefore the white box testing is called structural testing. हाँ जी भाई, फंक्शनल टेस्टिंग आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग आपकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है. और वाइट बॉक्स के नाम से पता चल गया, वाइट बॉक्स है मतलब कि इनविजिबल है, आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, ब्लैक बॉक्स इनविजिबल था, वाइट बॉक्स विजिबल है. तो विजिबल में आप बाहर भी देख रहे हैं अंदर भी देख रहे हैं, तो आपको अंदर के सिस्टम का सारा नॉलेज जो है वो पता होगा, तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहा जाता है. जी, अब जरा थोड़ा सा डिटेल में आ जाएंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है. टेस्टिंग इन द लार्ज वर्सेस टेस्टिंग इन द स्मॉल. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं कि लार्ज डाटा और स्मॉल के लिए. Software products are normally tested first at the individual components or unit level. ठीक है, जो आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं हम टेस्ट करते हैं किसके ऊपर, देखिए यूनिट्स बना के अगर आप टेस्टिंग करते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर टेस्टिंग करते हैं तो वो बहुत रिलायबल होती है. दिस इज रेफर टू एज टेस्टिंग इन द स्मॉल. ठीक है, अब क्या हुआ, जो मॉड्यूल्स तोड़े, यूनिट्स तोड़े, वो होगी आपकी स्मॉल टेस्टिंग. After testing all the components individually, the components are slowly integrated and tested at each level of integration testing. ठीक है, अब हमने जो स्मॉल पोर्शन में तोड़ा हुआ है, अपने यूनिट्स में तोड़े हुए हैं, अब क्या कर रहे हैं, हर कंपोनेंट्स को हम आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और उसके ऊपर टेस्टिंग हर एक लेवल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उनको आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं. ठीक है, टेस्टिंग हुई मॉड्यूल के ऊपर, जोड़ी जा रहे हैं, फिर टेस्टिंग हो रही है, ये सारे मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन कर दिया, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग. फाइनली द फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम इज टेस्टेड. फिर क्या होता है, फिर फुल सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया है, फिर उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग. इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग जो है उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग इन द लार्ज. हाँ जी, स्मॉल क्या थी, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तोड़ा, छोटे छोटे लेवल्स थे, यूनिट्स उनको तोड़ा, उसमें काम किया, फिर हर एक मॉड्यूल्स को, हर एक कंपोनेंट्स को अलग-अलग जज किया, उन कंपोनेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता हमने इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया, फिर उनको टेस्ट किया हर एक लेवल के ऊपर, फिर उनको इंटीग्रेट कर दिया, फिर ये क्या होगी, आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी. फिर अब जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बन गया है उसको टेस्ट किया, इसको कहते हैं आपकी सिस्टम टेस्टिंग. सो जो इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, इसको हमने कह दिया दिस इज द टेस्टिंग इन द लार्ज.
ठीक है, जो एंड पे सारी कंबाइन होगी फिर वो तब भी तो सर हमने टेस्ट करनी होती है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करने के बाद हमने उसको कंबाइन किया और छोड़ दिया। जी, यूनिट टेस्टिंग। Unit testing is undertaken after a module has been coded and successfully reviewed. यूनिट के नाम से पता चले यूनिट्स बना के मॉड्यूल्स बना के जो भी है आपके मॉड्यूल्स हैं बने हुए, उसके बाद जो कोडिंग की जाती है उसको रिव्यू किया जाता है। यूनिट टेस्टिंग और मॉड्यूल टेस्टिंग, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग मॉड्यूल्स बेस ही होती है, इज द टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट यूनिट्स और मॉड्यूल्स ऑफ अ सिस्टम इन आइसोलेशन। आइसोलेशन होता है ना अलहदा, ठीक है, जो भी आपके सिस्टम है अलहदा उसको मतलब इंडिविजुअली उसको मॉड्यूल को टेस्ट करना है। मॉड्यूल बेस्ड टेस्टिंग है। इन ऑर्डर टू सेट अ सिंगल मॉड्यूल अ कंप्लीट एनवायरनमेंट इज नीडेड टू प्रोवाइड ऑल दी दैट इज नेसेसरी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉड्यूल। वो ये नहीं है कि अब एक सिंगल मॉड्यूल है तो उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई होंगी, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर हर चीज़ जो भी आप एक फुल कंप्लीट मॉड्यूल के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे थे टेस्ट, वो आप एक मॉड्यूल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। दैट इज बिसाइड द मॉड्यूल अंडर टेस्ट इटसेल्फ, देन वो मतलब कि खुद ब खुद ही जो है टेस्टिंग करना स्टार्ट हो जाती है जब आप सारे मॉड्यूल्स अप्लाई कर देते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर नीडेड इन टू बी एबल टू टेस्ट द मॉड्यूल। सो ये चीज़ें हैं हमें करनी चाहिए। The procedures belonging to other modules that the module under test calls, ठीक है, जो भी हम प्रोसीजर्स लगा रहे हैं वो जो आपके बाकी मॉड्यूल्स हैं और जो मॉड्यूल चल रहा है सबको आपस में जोड़ना है उस प्रोसीजर के जरिए। नॉन लोकल डाटा स्ट्रक्चर दैट द मॉड्यूल एक्सेसिस, जो भी आपका नॉन लोकल डाटा स्ट्रक्चर है मॉड्यूल उसको एक्सेस कर सके, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपने अब मॉड्यूल लगाया तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि हम और मॉड्यूल्स को भी ऐड कर सकें अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब प्रोसीजर टू कॉल द फंक्शन, जो भी प्रोसीजर है फंक्शन कॉल होती है ना, फंक्शन कॉल है जैसे कि आपने C++ में देखा तो उसकी बात कर रहे हैं आप। प्रोसीजर टू कॉल द फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल अंडर टेस्ट विद अप्रोप्रिएट पैरामीटर, और जो भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं मॉड्यूल टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो जो आपने पैरामीटर यूज़ किए हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। Modules are required to provide the necessary environment which either calls or all called by the module under test is usually not available until they too have been unit testing. Stubs, ये भी unit का word है, and drivers are designed to provide the complete environment for a module. The role of stub and driver module is pictorially, मतलब कि पिक्चर की फॉर्म में ये शोन होगी नीचे। स्टब प्रोसीजर इज अ डमी प्रोसीजर, ये एक डमी प्रोसीजर है मतलब वक्ती तौर पे बनाया हुआ प्रोसीजर है। दैट हैज द सेम इनपुट आउटपुट पैरामीटर एज द गिवन प्रोसीजर, मतलब सेम पैरामीटर प्रोवाइड करती है जितने भी आपके मॉड्यूल्स होंगे उनको, बट हैज़ अ हाईली सिंप्लीफाइड बिहेवियर, और लेकिन ये है कि वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड बिहेवियर शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ स्टब प्रोसीजर मे प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, मतलब कि आपका जो स्टब प्रोसीजर है समटाइम्स वो जनरेट करता है एक्सपेक्टेड, मतलब जो हम बिहेवियर चाह रहे हैं। यूजिंग अ सिंपल टेबल लुकअप मैकेनिज्म, आर ड्राइवर मॉड्यूल कंटेन द नॉन लोकल डाटा स्ट्रक्चर एक्सेस्ड बाय द मॉड्यूल अंडर टेस्ट, ठीक है, ये टेस्टिंग के दरमियान में जो है नॉन लोकल डाटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करेगा, और वो जो आपकी स्टब है, स्टब प्रोसीजर क्या है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस करेगा जब भी हम कोई भी लुकअप या टेबल दोबारा रिपीट करके यूज कर रहे होते हैं। एंड वुड आल्सो हैव द कोड टू कॉल द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मॉड्यूल विद अप्रोप्रिएट पैरामीटर वैल्यूज। सो ये जो तीन चीजें हैं इसको आपने अच्छे से याद रखना है, हमने रट्टा नहीं मारना किसी चीज को भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपकी यूनिट टेस्टिंग क्या होती है और इसमें काम कैसे होता है। हाँ जी, यूनिट टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर एंड द स्टब मॉड्यूल, वो यही चीज़ें आपको बनाई हुई थी, मैंने बताई है ना, ऊपर डायग्राम में है ये। हाँ जी, ये आपका स्टब मॉड्यूल है, ठीक है, ये आपका जो लोकल डाटा है। मॉड्यूल अंडर टेस्टिंग, ड्राइवर मॉड्यूल, हाँ जी यही था ना, ड्राइवर था, स्टब था और मॉड्यूल था। अब ये ड्राइवर मॉड्यूल ऊपर है, स्टब मॉड्यूल नीचे है, इनके सेंटर में क्या है, मॉड्यूल अंडर टेस्टिंग। तो ड्राइवर मॉड्यूल ने भी तो
टेस्टिंग करनी है तो ये भी अंडर टेस्टिंग है, लेकिन ये किसके दरमियान में लुकअप है ना मैकेनिज्म, ये लुकअप मैकेनिज्म है आपकी मॉड्यूल अंडर टेस्टिंग और ड्राइवर मॉड्यूल के दरमियान में, ये है आपका ग्लोबल डाटा। और ये जो आपकी स्टब मॉड्यूल है तो वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। ड्राइवर मॉड्यूल के पास जो है उसने डाटा मॉड्यूल अंडर टेस्टिंग को भेजा, फिर वो स्टब मॉड्यूल बन गया। यहाँ पे देखें ना, स्टब के बारे में यही चीज़ थी कि आपके जो स्टब प्रोसीजर है मे प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड बिहेवियर यूजिंग अ सिंपल टेबल लुकअप मैकेनिज्म। तो ये आपका पूरा लुकअप मैकेनिज्म को कर रहा है शो। अ ड्राइवर मॉड्यूल कंटेन दी नॉन लोकल डाटा स्ट्रक्चर। तो ये देखें, नॉन लोकल डाटा स्ट्रक्चर कहाँ से ले रहा है? मॉड्यूल अंडर टेस्टिंग। मतलब यहाँ पे जो आपका मॉड्यूल टेस्ट हो रहा है, मतलब एक मॉड्यूल आपके टेस्टिंग के अंदर आ चुका है, वो टेस्ट हो रहा है, बाकी वो ग्लोबल डाटा बार बार आई जाएगा, सर्च करी जाएगा। हाँ जी जी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये आपकी फंक्शनल टेस्टिंग भी होती है। टेस्ट केसेस आर डिजाइन फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ द इनपुट आउटपुट वैल्यूज ओनली एंड नो नॉलेज ऑफ डिजाइन और कोड इज रिक्वायर्ड। मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिर्फ फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के बारे में पता है, ये नहीं पता कि अंदर कोड क्या हुआ है या उसका डिजाइन क्या हुआ। The following are the two main approaches to design black box case test cases. Equivalence class पोर्शनिंग, मतलब कि इक्विवेलेंस होनी चाहिए क्लास की पोर्शनिंग जो भी आप कर रहे हैं डिवीजन। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये दो चीज़ें होनी चाहिए जब भी हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की अप्रोच को यूज़ करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग को देख लेते हैं पहले जी। इन दिस अप्रोच द डोमेन ऑफ इनपुट वैल्यू टू अ प्रोग्राम इज पार्टीशन इनटू अ सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। हाँ जी भाई, इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो भी आपके डोमेन है, इनपुट वैल्यू ले रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम को दे रहे हैं, तो उसको पार्टीशन कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है किसके अंदर? सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, जो भी आपका डाटा है उसको हमने डिवाइड कर देना है सेम टाइप्स ऑफ क्लासेस के अंदर, मतलब कि इक्विवेलेंस हमने कहते हैं ना इक्वालिटी प्रोवाइड करनी, हर किसी को सेम राइट देना है। दिस पार्टीशनिंग इज डन सच दैट द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम इज सिमिलर फॉर एवरी यूनिट डाटा बिलोंगिंग टू द सेम इक्विवेलेंस क्लास। सबको सेम वैल्यू दी जाएगी, सबको सेम प्रायोरिटी दी जाएगी। द मेन आइडिया बिहाइंड डिफाइनिंग द इक्विवेलेंस क्लासेस इज दैट टेस्टिंग द कोड विद एनी वैल्यू बिलोंगिंग टू द इक्विवेलेंस क्लास इज एज गुड testing the software with any other value belonging to the equivalence class. हाँ जी भी, equivalence class for a software can be designed by examining the input data एंड दी आउटपुट डाटा। तो यही बात है कि हर एक जो भी इनपुट होगी फिर उसी से रेलिवेंट उसका आउटपुट डाटा आएगा। सो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है जब भी हम इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं, तो ये हमें चीज़ें याद रखनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे हम क्या चीज़ें कॉल करेंगे, पॉइंट्स हैं आपके मेंशन। Okay. If the input data value to the system can be specified by a range of values, let's suppose करते हैं जो भी हम input values दे रहे हैं सिस्टम को, उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है किस फॉर्म में, आपकी जो भी रेंजेस है, रेंजेस बना देनी है, ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज बना देनी है। देन वन वैलिड एंड टू इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेस शुड बी डिफाइंड। सो एक वैलिड है, दो इनवैलिड है, तो नो इशू, जब आपने इक्विवेलेंसीज प्रोवाइड किया है तो दोनों को, तीनों के ही पैरामीटर्स आप जो है वो डिफाइन करेंगे। इफ द इनपुट डाटा इज्यूम, लेट्स सपोज करें हम इनपुट डाटा को इज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं उसकी वैल्यू को फ्रॉम अ सेट ऑफ डिस्क्रीट नंबर ऑफ सम डोमेन। डिस्क्रीट है, कोई भी डिस्क्रीट मेंबर्स को उठा लें अपने डोमेन के अंदर से। डोमेन क्या है, जो भी आप काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। देन वन इक्विवेलेंस क्लास फॉर वैलिड इनपुट, ठीक है, एक क्लास आपकी वैलिड इनपुट वैल्यूज एंड अदर इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर इनवैलिड इनपुट वैल्यू शुड बी डिफाइंड। देखिए टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है, टेस्टिंग का पर्पस यही होता है कि हमने जो हमारे डाटा वैलिड है उसको इनवैलिड डाटा के साथ कंबाइन करना है और फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या मिस्टेक थी और इसमें क्या मिस्टेक थी। यही पर्पस होता है ना टेस्टिंग का, हमने इनवैलिड चीज़ को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, और वैलिड के साथ चेक करना होता है कि ये क्या वजह है जो ये इनवैलिड है, या इसमें कोई फॉल्ट है, इसमें कोई एरर्स है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं।
एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। फॉर अ सॉफ्टवेयर दैट कंप्यूटर्स द स्क्वायर रूट ऑफ एन इनपुट इंटीजर विच कैन एज्यूम वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 टू 5000, मतलब स्क्वायर रूट है, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं 0 से लेकर 5000 तक। देर आर 3 इक्विवेलेंसीज क्लासेस, तो इसमें 3 जो है वो इक्विवेलेंसीज क्लासेस हैं। the set of negative integer, the set of integers in the range of 0 and 5000, ठीक है। अब जो वो इनपुट इंटीजर थी, अब ये यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर को भी कह रहा है कि 0 से 5000 की रेंज पे, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एंड द इंटीजर लार्जर देन 5000, और जो ये इंटीजर्स हैं वो लार्जर देन भी हो सकते हैं किससे, 5000 से। Therefore, the test case must include representatives for each of 3 equivalence classes and a possible test case can be, अब यही होगा ना, -5, 500, 6000, मतलब कि एक तरीका कार है, ये हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो शर्त बताई है उसकी बेस पे ये काम हुआ है। ठीक है, जो ये रेंज बताई है उसको ज्यूम किया है हमने कि वैलिड है, बाकी 2 नॉन वैलिड इनवैलिड है। ये आपकी 0 से लेकर 5000 तक है, ठीक है। हमने लेट्स सपोज कर ले इसको ज्यूम कर लिया -5, ये इसमें से ले लिया 500, और ये जो आपका लार्जर देन 5000 तो मतलब कि 6000 ले लें, तो ये कोई इशू नहीं है कि इन्होंने जस्ट एज्यूम किया है, तो टेस्ट कैन बी, ये भी हो सकता है और भी हो सकते हैं। देखिए तरीकाकार यही रहना है। हाँ जी, एग्जाम्पल 2, डिजाइन द ब्लैक बॉक्स टेस्ट सूट फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम, ठीक है। ब्लैक बॉक्स जो टेस्ट सूट है उसको हम यूज कर रहे हैं। द प्रोग्राम कंप्यूटर्स द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो हमारी एक तो यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना उसको, ऑफ द 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। इट रीड्स टू इंटीजर पेयर, ये क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है 2 इंटीजर पेयर्स को ले रहा है, M1 एंड C1, ठीक है। M1 है और C1 है, एंड M2 है और C2 है। डिफाइनिंग द 2 स्ट्रेट लाइंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। ये आपका जो स्लोप है, मुझे याद आया कि ये उस आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसका फार्मूला है। द इक्विवेलेंस क्लासेस आर एज फॉलोज, इसमें ये लाइंस हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। c1 इज नॉट इक्वल टू c2। इंटरसेक्टिंग लाइंस m1 नॉट इक्वल टू m2, इंटरसेक्शन में यही होता है ना कि वो एक दूसरे से नहीं होती, यूनियन में तो समझ आ गया कि इक्वल होती हैं। कोइंसाइडेंट लाइन m1 इज इक्वल टू m2, और यहाँ पे c1 इज इक्वल टू c2, तो ये पैरेलल लाइंस में c1 और नॉट इज इक्वल टू c2 है। इंटरसेक्टिंग में दोनों, मतलब m1 m2 स्लोप नहीं इक्वल, तो कोइंसाइडेंट में जो लाइंस है उसमें m1 तो m2 के इक्वल है और c1 c2 के भी इक्वल है। नाउ सिलेक्टिंग वन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फ्रॉम ईच इक्विवेलेंस क्लासेस, तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोगों को एक एग्जांपल थी स्ट्रेट लाइन का, ये फार्मूला है, मतलब आप लोगों को फार्मूला आएगा तो फिर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दी टेस्ट सूट 2 × 2 भी हो सकता है, 2 × 5 भी हो सकता है, 5 × 5 भी हो सकता है, 7 × 7 भी हो सकता है, 1 10 to 10 10 to 10 आर ऑफ 10, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये तो इक्विवेलेंस इस क्लासेस को हम पकड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये देखिए ना, 2 2 था, 2 5 आ गया, फिर 5 5 था, फिर 7 7 था, यहाँ पे 10 10 है, 10 10 है, मतलब इक्विवेलेंस इस क्लासेस को हम ले रहे हैं। आप लोग बस एक एग्जांपल कर लें, नो इशू, और इसके अलावा भी आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, वो इक्विवेलेंसीज क्लासेस का था, दूसरा हमारा था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग एरर फ्रीक्वेंटली अकर, मतलब प्रोग्रामिंग करते वक्त बहुत सारे एरर जो हैं वो मतलब हर बार आ जाते हैं, बार बार आते हैं, ऐसा ही है। जब भी हम कोड कर रहे हैं उसमें छोटा सा भी एरर आ जाता है, तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे हैं एट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट इक्विवेलेंसीज क्लासेस ऑफ द इनपुट
ठीक है, जब भी हम इक्विवेलेंस क्लासेस बना रहे होते हैं कितने सारे एरर्स हमारे पास अकर हो रहे होते हैं। द रीज़न बिहाइंड सच एरर्स माइट प्योरली बी ड्यू टू द साइकोलॉजिकल फैक्टर। जी हाँ जी, साइकोलॉजिकल फैक्टर ये तो आते ही हैं, दुनिया में जो भी काम हो रहा है उसमें एरर्स तो होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स तो होंगी। Programmers often fail to see the special processing required by input values that lie at the boundary of different equivalences classes। वो ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है इक्विवेलेंसीज क्लासेस वाला। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर में improperly use less than instead of less than or equal, or conversely less than or equal for that less than। Boundary value analysis leads to selection of test cases एट द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट इक्विवेलेंसीज क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करेगा किसको, आपके सेलेक्टिव टेस्ट केसेस को एट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट इक्विवेलेंसीज क्लास। तो यहाँ पे आपकी जो हम डिफरेंट इक्विवेलेंसीज क्लासेस बनाई होंगी उसमें से सेलेक्टिव जो है टेस्ट केसेस अप्लाई कर देगा और बाउंड्री दे देगा किसको, आपकी इक्विवेलेंसीज क्लासेस को, जो हमने अभी पीछे पढ़ी हैं। जैसे कि एग्जांपल है, फॉर अ फंक्शन दैट कंप्यूट्स द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर value in the range of 0 and the 5000 and test cases must be included the following value। अब वो इस तरह उसको बाउंड्री दे रहा है, जैसे कि 0 से स्टार्ट हुई है, -1 है, देखिए कोई भी नंबर ले लिया ना, माइनस इसमें बाउंड तो नहीं है, 5000 है और 501 ले लिया, वहाँ पे 6000 डायरेक्ट ले रहा था, तो यहाँ पे ये बाउंड्री दे रहा है इसको कि मतलब कि वैल्यू वो भी हो सकती है। अच्छा, आप थोड़ी सी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को देख लेते हैं। हाँ जी, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, वन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटजी सेड टू बी स्ट्रोंगर देन अदर स्ट्रेटजी। हाँ जी भाई, ये बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल टेस्टिंग होती है। इफ़ ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय द फर्स्ट टेस्टिंग स्ट्रेटजी इज आल्सो डिटेक्टेड बाय द सेकंड टेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो देखिए भाई, इसमें क्या होता है, अंदर बार हम सब कुछ देख सकते हैं, लाइक ये कि आपको अपने सिस्टम के अंदर कोड का भी नॉलेज होना चाहिए, डिज़ाइन का भी नॉलेज होना चाहिए। एंड द सेकंड टेस्टिंग स्ट्रेटजी एडिशनली डिटेक्ट सम मोर टाइप्स ऑफ एरर्स। तो यहाँ पे क्या है कि हम एडिशनली डिटेक्ट कर सकते हैं जो भी हमारे सिस्टम के अंदर एरर्स हैं। व्हेन टू टेस्टिंग स्ट्रेटजीज डिटेक्ट्स एरर्स दैट आर डिफरेंट एट लीस्ट with respect to some types of errors and then they are complementary। The concept of stronger and complementary testing are schematically illustrated in this figure। तो यहाँ इस फिगर के अंदर जो भी इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, स्ट्रोंगर एंड कॉम्प्लीमेंट्री टेस्टिंग स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। ये आपकी स्ट्रोंगर है, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री है। अब यहाँ पे देखिए, ए इज स्ट्रोंगर देन स्ट्रेटजी देन बी। अब इसमें क्या है, ए क्यों स्ट्रोंगर है, ये आपकी पहली है, जैसे कि टाइप ऑफ एरर डिटेक्ट बाय टेस्टिंग स्ट्रेटजी ए, टाइप्स ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग स्ट्रेटजी बी। ये आपका इंटरनल सिस्टम है, ये आपका एक्सटर्नल पार्ट है, मतलब कि आप बाहर है, ये भी आपका इंटरनल सिस्टम। तो इसलिए कहा गया कि ये ज़्यादा स्ट्रोंगर है किससे, आपकी देन बी से, क्योंकि पहले ये एरर्स डिटेक्ट होंगे, ये वाला बाद में देखेंगे, बिकॉज पहले आप आपका जो एक्सटर्नल सिस्टम है उसके एरर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर आप इंटरनल की तरफ आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री टेस्टिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, ठीक है, इसमें इंटरनल ऐसे हम चेक करते हैं कि दोनों को साथ में काम कर रहे होते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ एरर्स डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग स्ट्रेटजी ए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग स्ट्रेटजी बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों का जो भी पार्ट का साइज मतलब कंबाइन होगा, फिर बाद में वो उसको सर्च करेंगे, तो दोनों एक साथ कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले ये होगा फिर ये होगा, तो इसलिए ये स्ट्रोंगर बताया गया, ए स्ट्रोंगर है। यहाँ पे तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड काम कर रहे हैं, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। देन जो भी ओवरलैपिंग होगी उसको बाद में देख लेगा। तो ये थी आपकी डायग्राम। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।